हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति, जिसमें हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए बहुत खास हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जितने भी डेरिवेशन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, हर वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें, देखो इस चैप्टर से आपका एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। न्यूमेरिकल आ सकता है या डेरिवेशन आ सकता है। आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, या आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में केवल दो ही हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि का। या आप इनसे आधारित यानी कि इन पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा। तो ये 100% है, या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा। तो आज जो हम फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक वह ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक का व्यंजक वह मात्रक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, व्यंजक, इसे बोलते हैं व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर व्यंजक व मात्रक ज्ञात करना है आपको ये चीजें फाइंड करनी है। अब जो ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये 2014 में आया है, 2019 में आया है, 2022 में आया है, 2023 में आया है, 2024 में आया है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आपके लास्ट के 5 ईयर्स में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूर पूछ जाता है। तो देखो, शून्य कोटि और प्रथम कोटि में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये 2023 में पूछा गया था कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो ये भी पूछा जा सकता है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक होता क्या है, ये आपको एक तो पता होनी चाहिए। और इसका मात्रक जरूर है, सबसे इंपोर्टेंट इसका मात्रक। मात्रक 1 मार्क्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखो, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए। इससे पहले हम सॉल्यूशन के भी कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं, यानी कि विलियन चैप्टर के आपको जो पहले चैप्टर है, तो आप चैनल पर जा सकते हैं, यानी कि फ्यूचर टॉप पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं, वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सर, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, ये कोटि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये कोटि क्या होता है? देखो, शून्य कोटि का मतलब ये है, उसका जो ऑर्डर होगा ना, कोटि होगा, ऑर्डर को बोलते हैं कोटि, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑर्डर। तो ऑर्डर होगा उसका 0, यानी कि शून्य होगा, तो इसलिए इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रहे हैं। उसके लिए आपको डेरिवेशन प्रूफ करना है, वेग स्थिरांक यानी कि के की वैल्यू निकालनी है, के बोलते हैं वेग स्थिरांक को। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देते हैं। देखो, इसके बारे में आप इसके बारे में समझिए। हम ऐसे कहते हैं, आपसे ऐसे कहते हैं, क्या नहीं। देखो, अगर हम आपसे बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो एक ही अगर हम बात करें तो अभिकारक, ये है अभिकारक, ये क्या है, ये अभिकारक, इससे कहेंगे अभिकारक। देखो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। और जो अभिकारक से मिलता है यानी कि अभिकारक से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हम क्या लिखेंगे, LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकारक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उत्पाद को P से दिखा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट, P से प्रोडक्ट। तो अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिएक्टेंट बोलते हैं, और उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसके बारे में समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसलिए सबसे पहले आप अभिकारक और उत्पाद को ही पहचाने। तो अभिकारक हमेशा LHS साइड में लिखा जाता है, इधर की तरफ, और उत्पाद हमेशा RHS साइड में लिखा जाता है। मोस्टली केस में ऐसे लिखा जाता है, और लिखने को आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखो, तो सर डेरिवेशन प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना है हमें। अब शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो, तो शून्य कोटि है, इसका मतलब ये है कि उसका जो ऑर्डर होगा ना, देखो एक चीज से हमें क्लियर हो चुका है, जो ऑर्डर होगा ना बेटा, ऑर्डर का मतलब उसकी जो कोटि होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रथम कोटि का मतलब। तो प्रथम कोटि में क्या होगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, वहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0, यहाँ पर कितनी है? 0। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम बात करें, देखो इसकी आपसे कैसे प्रूफ करना है, देखो ये देखने वाली बात। अब सबसे पहले आप क्या बताइए, अभी हमने जो आपको समझाया आप उसी तरीके से काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखो, हमने आपसे बताया कोई रिएक्टेंट है ए, कोई रिएक्टेंट ए है, हमने मान लिया कोई रिएक्टेंट क्या है सर? ए है, और उससे आपको पी प्रोडक्ट मिल रहा है सर। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है।
और उत्पाद क्या होता है? जो अभिकारक से मिलकर बनता है, जो अभिकारक से मिलकर बनता है उसे कहते हैं उत्पाद, और जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जो हिस्सा लेता है, उसे बोलते हैं अभिकारक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है सर? ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारे जो ऑर्डर है वो कौन सा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए, देखो अगर कोई मान लीजिए किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग जो प्रारंभिक मात्रा है ना, वो हम मान लेते हैं वो कितनी है? वो ए है। वो कितनी है? वो ए है। प्रारंभिक मात्रा हमेशा ए होगी। देखो ए हमने मान लिया, देखो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात करेंगे मोल की। किसकी बात करेंगे? मोल में लेंगे चीजों को। ए मोल है सर, ए मोल। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है सर। ए मोल है स्टार्टिंग में। तो जब कोई चीज अगर मान लो अभिकारक ए है तो उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना। प्रोडक्ट जो है ना सर जीरो है। प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। जब प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में जब कोई मान लीजिए कोई सांद्रता, किसी भी अभिकारक की सांद्रता ए मोल है, अभिकारक की सांद्रता ए मोल है, तो उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना। यानी कि आप इसे ऐसा मेंशन करेंगे यहाँ पर कि ये क्या है सर? ये प्रारंभिक मात्रा है। ये क्या है? इनिशियल अमाउंट है, प्रारंभिक मात्रा। तो वैसे नोट लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा। अब देखो जब मोल, यहाँ पे क्या होगा? अभिकारक से उत्पाद कैसे बनता है? तो अभिकारक में रिएक्शन के दौरान कमी होती है, डिक्रीज होता है अभिकारक। तो जैसे अभिकारक में कमी होती जाएगी ऐसे ऐसे उत्पाद बनते चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही उत्पाद बनते चला जाएगा। तो आपने लिखा होगा ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं? अभिकारक को अगर हम इस तरीके से लिखे तो माइनस लगाते हैं। हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं डी अपॉन डी टी इक्वल टू, और प्रोडक्ट में प्लस लगाते हैं डी पी अपॉन डी टी। इस तरीके से लिखा ना आपने। क्या अभिकारक की तरफ आप माइनस लगाते हैं? ये क्यों लगाते हैं माइनस? तो माइनस इसलिए लगाते हैं कि रिएक्शन के दौरान क्या है, जब रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, तो जैसे रिएक्शन आगे चलती रहेगी ना, तो अभिकारक घटता चला जाएगा और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो इसलिए माइनस रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन के दौरान अभिकारक की सांद्रता घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। और प्लस प्रोडक्ट इसलिए लगाते हैं कि अभिकारक की यानी कि प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप याद रखें हमेशा। आप कैसे याद रखेंगे कि जब भी रिएक्शन होती है ना तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो इस तरह इसीलिए माइनस लेते हैं वहां पर। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसमें जैसे टाइम टी समय बाद, ऐसे लिख लीजिए आप, टी समय बाद जो है ना, टी समय बाद, टी समय बाद क्या कंडीशन आएगी? देखो टी समय बाद जो होगी ना कंडीशन कुछ इस तरीके होगी। देखो टी समय बाद क्या है? अभी हमने बताया कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता घटती है। अब वो कितनी घट रही है सर? ये हमें पता नहीं। अब कितनी घट रही है ये देखते हैं। देखो तो जैसे अभिकारक टी समय बाद क्या होगा? कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। मान लिया हमने से ए में से कुछ एक्स घट चुका है, ए में से एक्स घट चुका है। हमने मान ली जो जो सांद्रता घटी है वो एक्स है। इनिशियल प्रारंभिक मात्रा कितनी थी सर? ए मोल। तो टी समय बाद क्या हुआ? एक्स जो है ना वो कुछ मात्रा घट चुकी है, हमने मान ली वो एक्स है, और उस टाइम पर कुछ प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे प्रारंभिक जैसे अभिकारक की सांद्रता घटती है ना, उसी तरीके से उत्पाद बनता है। तो हम मान लेते हैं कि जो उत्पाद बना है ना वो एक्स है। वो कितना है? एक्स। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपका डेरिवेशन हो चुका है। बस ये मान लीजिए आपका डेरिवेशन हो चुका है, आपका व्यंजक हो चुका है। आपके 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो सकते हैं। 4-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छे समझना है। देखो हमने आपको क्या समझाया। ए क्या है सर? अभिकारक की सांद्रता। और पी क्या है सर? प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या है? ए, और प्रोडक्ट उत्पाद क्या है? पी। अब देखो इनिशियल क्या है? प्रारंभिक मात्रा में क्या है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल अमाउंट क्या है सर? ए मोल है। हमने माना कोई ए मोल है तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है ना वो जीरो है। हमेशा प्रोडक्ट जीरो होता है उस टाइम पे, कोई उत्पाद नहीं बनता उस टाइम पे। देखो जब रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं कोई अभिकारक, तो अभिकारक से मिलकर ही तो प्रोडक्ट बनता है, आप सबको मालूम है। अब देखो यहाँ पर कुछ जैसे रिएक्शन होगी ना तो अभिकारक में कमी होगी। तो हमने मान ली वो कमी एक्स हुई है, यानी कि ए में से एक्स घटा दिया, लेकिन उत्पाद भी तो बन चुका है। जैसे यहाँ पर कमी होगी तो यहाँ पर कुछ बन जाएगा प्रोडक्ट में, उत्पाद में, तो मान लिया हमने एक्स बन चुका है। अब अगर आपको इतना क्लियर है ना तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे हम? अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो हम देखते हैं, देखो अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखेंगे सर? अभिक्रिया के वेग से। तो हम सब जानते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। सर ये अभिक्रिया का वेग होता क्या है? अभिक्रिया का वेग होता क्या है? तो सर ये अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt।
dx अपॉन dt ये समानुपाती होता है सर, किसके समानुपाती होता है? प्रारंभिक सांद्रता के, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के। तो ये किसके समानुपाती होता है? ये होता है अभिकारक की सांद्रता के। और सांद्रता को इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाते हैं, क्या करते हैं? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो आप ध्यान से देखें, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। और ये जो सिंबल है ना, ये है समानुपाती का निशान। इसका मतलब ये है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी ना, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अभिकारक की सांद्रता अगर आप बढ़ाते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या बढ़ेगा? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अब सर ये इक्वल का निशान नहीं है। हमने सर फिजिक्स में पढ़ा था कि जब इसे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, देखो जब आप इसे हटाएंगे ना, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आप यहाँ पर देखें ध्यान से, देखो हमारे पास क्या है? अभिक्रिया का वेग क्या है सर? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt समानुपाती किसके है? अभिकारक की सांद्रता के। अब आप ये ध्यान देखेंगे कि आपका ऑर्डर कितना है? अभिकारक की सांद्रता ऑर्डर कोटि कहां लिखी जाती है? हमेशा अभिकारक की सांद्रता के ऊपर, हमेशा कोटि कहां लिखी जाएगी? अभिकारक की सांद्रता के ऊपर लिखी जाएगी। देखो तो ऑर्डर कितना है सर? 0। ऑर्डर कितना है? 0। कोटि कितनी है? 0। अगर ऑर्डर 1 होता तो यहाँ पर 1 लिखते, ऑर्डर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखते, ऑर्डर 3 होता तो यहाँ पर 3 लिखते। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो आप ध्यान से देखिए, जब इसे आप हटाएंगे ना, जब आप इसे हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt। बराबर का निशान आता है, इक्वल का निशान आएगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा। तो वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं वो k है। वो कांस्टेंट क्या है? k। और देखो a जो है ना, वो क्या है? प्रारंभ, ये है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और t समय बाद ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता t समय बाद। ये किसके इक्वल है सर? a के इक्वल। ये किसके इक्वल है? a के इक्वल। हमेशा याद रखना है, जो a है ना वो अभिकारक की सांद्रता है, किस कब? t समय बाद। तो t समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी है? a माइनस के x। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें, देखो इसमें तो ये पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन में आपके लिए यूज होगा इसके लिए कंडीशन, और पावर हम 0 लिख देंगे। देखो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने जो सर यहाँ पे जो a की वैल्यू थी ना, वो क्या पुट कर दी? a माइनस के x पुट कर दी। क्या कर दी? a माइनस के x। अब देखो हमने पढ़ा है किसी भी चीज की पावर 0 होती है ना, तो सर 1 होता है, होते सर। ये होता कैसे है सर? तो इसका प्रूफ हम आपको बता देंगे मैथ में। सर 10 की पावर 0 तो 1, x की पावर 0 सर 1, सर y की पावर 0 हो तो जब भी 1 आएगा। तो इस तरीके से सर किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की या वेरिएबल की, तो 1 आता है सर। ओके सर। तो अगर हम बात करें तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर? ये तो 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? dx अपॉन dt इक्वल टू सर k इंटू 1, k इंटू 1। a माइनस के x का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर? 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1। तो आपको याद रखना है, जब किसी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 होते सर। तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली? तो हमारे पास क्या आ चुका है? dx अपॉन dt इक्वल टू k आ चुका है, k। dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ चुका है? k। क्या सर यही हमारा आंसर है? नहीं, अभी और आगे करना है। आपको निकालना है k की वैल्यू, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या लाएंगे? अब आपको ये d हटाना है, d। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप d हटाएंगे ना, जब भी आपको d हटाना होगा तो हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर। अगर आपको d लाना है तो डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान सुने। अगर हमें किसी भी टर्म से, किसी भी पद से d हटाना है, तो हमें क्या करना होगा? उसका इंटीग्रेशन करना होगा, उसका समाकलन करना होगा। अगर हमें कहीं पर भी d लाना है, कहीं लगाना है किसी के साथ में भी, तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये याद रखें आप। अब देखो कैसे करते हैं, आगे देख लीजिए, यहाँ पर देख ले, अब ध्यान से देखें। देखो dx अपॉन dt किसके इक्वल आ चुका है सर? तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, dx अपॉन dt जो आ चुका है ना, वो k के इक्वल आ चुका है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 1 मान के यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा dx अपॉन k dt, dx अपॉन k dt क्या बन जाएगा? dx अपॉन k dt। अब ये जो k है ना बेटा, ये है वेग स्थिरांक। ये k क्या है? k को आप यहाँ पे लिखेंगे, k जो है ना वेग स्थिरांक के, बाद में लिखा देंगे आपको। अब आपको क्या करना है? जब भी हमने आपको बताया, जब भी ये दिया जाए ना, तो हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, तो दोनों ओर समाकलन करने पर ऐसे लिखेंगे। समाकलन हमेशा दोनों ओर करेंगे आप, दोनों ओर समाकलन करने पर। सिर्फ समाकलन क्या होता है? समाकलन के सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये आप याद रखें। और यहाँ पर जो k है ना वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता, वो बाहर आ जाता, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता। समाकलन की जो एक्सेप्ट कांस्टेंट को बाहर फेंक देता है। देखो तो हमेशा आपको याद रखना है, देखो इस तरीके से, क्या आपको यहाँ पर विजिबल है? एक बार देख लेते हैं। तो देखो आपको अगर क्लियर है तो यहाँ पे देखें। अगर हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे पूछे कि आप dx का इंटीग्रेशन बताइए,
तो आप क्या कहेंगे सर x है। अगर हम पूछे dy का तो ये होता है सर y। अगर हम पूछे आपसे ds का तो होता है s। अगर हम आपसे पूछे dt का सर ये होता है t। तो ये आपको याद रखना है, dx का x, dy का y, यानी कि d के साथ में जो जुड़ा हुआ वही है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर x, सर k तो कांस्टेंट है बिल्कुल, और dt का t। तो ये हमेशा याद रखना आपको। आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, आपको वैल्यू चाहिए k की। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा x के नीचे क्या आ जाएगा सर, t आ जाएगा। x के नीचे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये इसका k का वेग स्थिरांक आ चुका है। तो ये आपका k बराबर क्या आ चुका है, x अपॉन t। अब ये सर x क्या है, तो x है, ये क्या है x, ये है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता। x जो है वो क्या है सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या है सांद्रता। t जो है वो है टाइम, t है जो टाइम। अभी सर हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, देखो क्योंकि हम इसकी यूनिट निकालने वाले हैं और यूनिट आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे आप, प्रथम शून्य कोटि की जो यूनिट होती है ना, इसे आप याद रखें। देखो x है, x क्या है यहाँ पर सांद्रता, और सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होते सर। और जो t है वो है समय, और समय की मान लीजिए सेकंड होती है। देखो समय आपको सेकंड में भी दिया जा सकता है, मिनट में भी दिया जा सकता है, आवर में भी दिया जा सकता है। तो जिस चीज में दिया गया है उसे आप मान लीजिए, हमने मान लिया सेकंड में है। तो देखो आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, तो आप इसे ऊपर ले जाएंगे, देखो तो ये बन जाएगा सर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब पावर ऊपर चली जाएगी तो पावर, यानी कि अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस की हो जाती है। तो 1 पावर है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो हमारी जो यूनिट आ चुकी है वो आ चुकी है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या आ चुकी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये इसकी जो यूनिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में रख लीजिए मोल। इसे आप मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये 1 मार्क्स से अलग से पूछ जाती है, तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था, और ये आपका 5 से 6 मार्क्स का आता है। 5 का भी आ जाता है, 6 का भी आ जाता है, 4 का भी आ जाता है, या आपसे इसकी यूनिट पूछ जाती है और इसे आपसे कहा जाता है शून्य कोटि और प्रथम कोटि में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछ जाता है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी शून्य कोटि की बात चलती है ना, उसका ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है, उसकी कोटि कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे करते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आपसे नेक्स्ट डेरिवेशन के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपसे जब भी शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछा जाए तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको अभिकारक लेना है a और प्रोडक्ट p। आप यहाँ पे x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो तो आप इस तरीके सिंबल ले जो यूज ना हो। तो a आपने अभिकारक लिया, p प्रोडक्ट लिया। अब ये सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया यहाँ पर। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, उसका जो ऑर्डर होगा जीरो होगा, उसकी जो कोटि होगी वो जीरो होगी, बस ये याद रखिए आप। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, हमेशा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a मोल है, हमने मान लीजिए। उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, कोई उत्पाद नहीं बनना, तो जीरो है, प्रारंभिक मात्रा जीरो है उत्पाद की, और अभिकारक की a मोल है। सर टी समय बाद क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता टाइम के रेस्पेक्ट में घटती चली जाएगी। क्या होगा, a माइनस एक्स हो चुका है, यानी कि कुछ घट चुकी है, और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है हमने मान लिया x बन चुका है टी समय बाद। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग से देखेंगे, किससे लगाएंगे, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, और ये समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। अब अभिकारक की सांद्रता की पावर जीरो क्यों लिया आपने सर, तो जीरो इसलिए ली यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर क्या है सर, जीरो। और किसकी बात कर रहे हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो सिंबल है ना, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जब ये हटाते तो एक कांस्टेंट आता है k, और यही क्या है कि यही वेग स्थिरांक है, यही क्या है, यही इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। तो इस तरीके से आपसे पूछ जाती है वेग स्थिरांक। तो a माइनस एक्स की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, आप सब जानते हैं। dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो k की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो। तो जब आपको देखो हमें क्या करना है, हमेशा आपको जब भी d हटाना हो तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, अगर d लाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपने इंटीग्रेशन करा dx और k dt का, दोनों और समाकलन करने पर तो ये जो होता है ना, सिंबल होता है समाकलन का। जैसे मैं आपसे करूँ, ये किसका सिंबल है सर, आप कहेंगे सर ये परसेंटेज का सिंबल है, ये किसका सिंबल है सर, ये रेशियो का सिंबल है। तो इसी तरीके से
ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का संकेत। अगर कहीं आपको डी अपॉन डी एक्स मिले तो ये किसका सिंबल होता है, अवकलन का। तो दोनों ओर समाकलन करने पर क्या होगा, आपको x मिल जाएगा। देखो dx का समाकलन x होता है, dt का t होता है, dy का y होगा, dx का ds होगा, dx का x होगा। तो इस तरीके से आप याद रखें। तो dx का x हो जाएगा, k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dt का t हो जाएगा। तो आपको निकालना था वेग स्थिरांक यानी कि k की वैल्यू। तो k बराबर x अपॉन t। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर और समय की सेकंड होती है। तो इन्हें आप ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये इसकी यूनिट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और क्वेश्चन और डेरिवेशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें, वीडियो आपको कैसी लगी है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।